20 तक हो गया है, चलिए ठीक है प्यारे, 20 तक हो गया है। लगता हमें 21 बता दिए थे। 21 नहीं हुआ था? 21 हो गया ना? 21 हो गया ना? चलिए ठीक। आइए 22। कर एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर है। समबाहु चतुर्भुज, ध्यान रखिएगा, समबाहु चतुर्भुज भी सम चतुर्भुज को ही बोला जाता है। कर एक समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 144 वर्ग सेमी। यदि इसका एक विकर्ण दूसरे का दोगुना हो, डायग्राम बनने की जरूरत ना है, एक विकर्ण का दूसरे विकर्ण से दोगुना है, एक विकर्ण दूसरा से दोगुना है। करा यदि इसका एक विकर्ण दूसरे विकर्ण से दोगुना है, इसके विकर्णों की लंबाई होगी। तो प्यारे ये क्षेत्रफल निश्चित राशि के रूप में दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो क्षेत्रफल का तुलना क्षेत्रफल से हो गया। अब निकालना है, उसको गुना करते हैं। तो विकर्ण की लंबाई तो बारी बारी से, एक बार 2 से, एक बार 1 से, लेकिन यहां पर 2 बार गुना हुआ तो यूनिट चेंज हो गया, यह स्क्वायर के फॉर्मेट में आ गया, तो इस पर रूट चढ़ाना पड़ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल। तो अब 144 का रूट निकालेंगे 12 गुने, जो भी पूछेगा उसको गुना। तो अब पहला विकर्ण पूछेगा तो 2 से, तब 12 दूनी 24। दूसरा विकर्ण तो 1 से, तो हो गया 12 इकाई 12। इस तरह से आप दे दीजिएगा जवाब। नेक्स्ट 24 12 या 12 24 बोली, बात बराबर हो गया। नेक्स्ट चलिए प्यारे, आप सम चतुर्भुज में 2 ही चीज ध्यान रखना था। इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, और भुजा बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट दोनों विकर्णों के वर्गों का जोगफल, भुजा ये जानते हैं, और क्षेत्रफल मालूम है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणन, और परिमाप तो 4 गुने भुजा होता ही है। आइए अगला प्रश्न। किसी सम चतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। एक विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की बात हो रहा है, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण का 80%, दूसरे का 80%। अगर ये 100 तो इसका 80% 80 काटिएगा तो हो जाएगा 20 पंचे या 20 चौ। जो सीखे हुए हैं परसेंटेज तो डायरेक्ट बोल लीजिएगा कि 80% का मतलब होता है 4/5। तो करा एक विकर्ण दूसरे विकर्ण की लंबाई का, दूसरा में का लग गया, दूसरा 5 तो पहला हो जाएगा 4, ये विकर्ण है। करा दे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर x इंटू दूसरे विकर्ण के लंबाई का वर्ग। तो हम लोग अब इसको निश्चित अगर करते हैं तो बोलेंगे 4k इंटू 5k। क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल, और उधर है क्षेत्रफल, इधर इतना हो गया, उधर कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर x इंटू दूसरे विकर्ण की लंबाई का वर्ग। तो दूसरा विकर्ण है 5k, इसके लंबाई का वर्ग, तो x का मान क्या है?
अब इससे कट गया 2 बार तो हो गया 2k इंटू 5k इक्वल टू x इंटू स्क्वायर को 2 बार ऐसे लिख सकते हैं तो बोलेंगे k से k और इस k से इस k और 5 से 5 ये इधर आ जाएगा बट्टा में तो x बराबर 2/5। अब प्यारे ये k लिखिए या ना लिखिए, रेशियो है तो रेशियो से डायरेक्ट भी आप x निकालना है और ये रेशियो के ही फॉर्मेट में है, इसलिए आप k मानिए या ना मानिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बोलिएगा क्षेत्रफल तो 1/2 इंटू दोनों विकर्णों का गुणनफल बराबर x इंटू दूसरा विकर्ण 5, तब 5 का स्क्वायर यानी 5 गुने 5, तो इससे ये कट गया इससे ये कट गया तो बट्टा में आ गया तो x बराबर 2/5। इस तरह से भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है आपका प्रश्न, करा एक सम चतुर्भुज का परिमाप। अगर आपको ना समझ में आए तो कमेंट में लिख देंगे कभी भी दिक्कत हो, क्योंकि मैथ बनाने का तो नियम ढेर सारे होता है, ये नहीं समझ में आया तो उससे होगा, उससे नहीं होगा तो उससे होगा, ढेर सारे मेथड है। करा एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 मीटर है, समझाने के लिए लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि भुजा A है तो परिमाप होता है 4a, इधर परिमाप इतना प्रश्न में है 40, तो 4 से 40 10 बार यानी भुजा की लंबाई हो गया 10। तो बच्चा लोग ऐसे करता है, आपको इतना ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सम चतुर्भुज का परिमाप 40 है तो आपको पता है कि सम चतुर्भुज में सभी भुजा तो बराबर होता है, तो चारों भुजा को जोड़ने पर 40 आया। तो 4 भुजा है 40 तो एक भुजा कितना, तो 4 से भाग दे देंगे तो सीधा 10 हो जाएगा। तो एक भुजा पता करने के लिए तो सभी भुजा बराबर आता, 4 से भाग दे दिए 10। अब बच्चे की तरह ऐसे लिखते नहीं रहिएगा, सीधा भुजा आपका यहीं पे डायरेक्ट होना चाहिए कि अच्छा परिमाप 40 है, चारों भुजा जोड़कर, तो एक भुजा तो 4 से भाग, तो डायरेक्ट ये तीसरा नेत्र से दिखना चाहिए। अब बच्चे की तरह लिखते नहीं रहेगा अपना नासा। और उसकी ऊंचाई 5 मीटर है। अब प्यारे ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ध्यान दीजिएगा, लेकिन इजी है और क्षेत्रफल पूछ रहा है तब तो कोई दिखते नहीं है। इसका ऊंचाई दिया हुआ है, ये ऊंचाई आपका दिया हुआ है 5 मीटर। तो आपको सिखाए थे कि जब भी आपका बेस दिया रहे और ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल निकालना है, तो सीधे आधार गुने ऊंचाई। समानांतर चतुर्भुज में भी सीखे थे, डायग्राम तो ऐसा ही रहता है, केवल ये दोनों भुजा बराबर रहता है, इधर ये दोनों, लेकिन है तो ऐसा ही। तो इसमें आप बोलते थे ये ऊंचाई है तो आधार गुने ऊंचाई क्षेत्रफल, डिजाइन वही है। इसमें भी आप वैसे ही इसका विकर्ण 2 समान त्रिभुज वाले क्षेत्रफल में बांट देता है। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिएगा तो आप बोलिएगा कि 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो ऐसा ऐसा 2 गो त्रिभुज बना, तो 2 से करते हैं तो ये कट जाता है ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल यहाँ निकालना है तो आधार और ऊंचाई दिया हुआ, तो सीधे बोलेंगे आधार गुने ऊंचाई। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल त्रिभुज का होता है 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, तो ऐसा ऐसा 2 गो त्रिभुज है, तो 2 से गुना करते हैं तो 2 कट जाता है, तो आधार गुने ऊंचाई। तो अब सीधा बोल लीजिएगा कि 10 पंचे 50 वर्ग मीटर, तो इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तो यह आपको त्रिभुज बनाने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट बोल लीजिएगा कि आधार और ऊंचाई दिया हुआ तो क्षेत्रफल हो जाता है आधार गुने ऊंचाई, बस। नेक्स्ट, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है? तो जरा गौर करेंगे, फिगर बना देते हैं समझने के खातिर, जब समझ जाएंगे तो एग्जाम में फिगर नहीं बनाना पड़ेगा। अब प्यारे आपका एक विकर्ण और दूसरा विकर्ण ये आपका दिया हुआ है, तो बोलिए बड़ा वाला विकर्ण 32 और छोटा वाला विकर्ण कहलाएगा
24। तो कह रहा है एक सम चतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। तो परिमाप तो 4 गुने भुजा होता है। तो सबसे पहले आपको भुजा पता करना पड़ेगा। तो भुजा के लिए आप सीखे थे कि भुजा बराबर, मान लेते हैं भुजा ए है, तो भुजा बराबर प्यारे आप सीखे थे 1/2 इंटू अंडर रूट पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया? भुजा। अब केवल इसमें 4 से गुना कर देंगे तो ये आपका परिमाप निकल जाएगा। तब इसको सॉल्व आपको कर लेना है। केवल इसमें 4 से गुना करें, यहीं पे 4 से करें ना, इधर 4 से तो इधर भी 4 से, अब सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा। लेकिन चलिए हम करते हैं प्यारे। ये आपका हो गया 1024, ये है 576। 32 का स्क्वायर 1024 ना, और ये है 576। तो 6 4 10, 7 2 9 1 10, हासिल 1, 10 5 15 1 16। तो 1600 का रूट निकालिएगा तो ये हो जाएगा 16 का रूट 4, 2 शून्य के बदले 1 शून्य, तो ये हो गया 20। अब परिमाप होता 4a यानी 4 गुने भुजा, तो आप बोलिएगा कि 4 गुने भुजा, तब 20 × 80 सेंटीमीटर, इस तरह से बोल देंगे। अगर बाय द वे एग्जामिनेशन हॉल में फॉर्मूला भूल गए, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। ये तो हो गया, समझ गए। तो आप जानते हैं कि भुजा बराबर 1/2 इंटू अंडर रूट दोनों विकर्णों के वर्गों का योग। तो लिख दिए, सॉल्व कर लिए, केवल इसमें 4 से गुना किए, काम हो गया। तो ये 32 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, ये तो सब लोग कर ही लेंगे कि ये भुजा गुने 4 कर दे परिमाप। लेकिन बात है कि भूल गए, तो भूल गए फॉर्मूला, कोई बात नहीं। आप सीखे थे कि इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये विकर्ण 32 है तो यहां से यहां तक 16, ये विकर्ण 24 है तो यहां से यहां तक 12। अब ये मालूम, तो ये मालूम नहीं हो जाएगा। हम बोले कि 2 विकर्ण जिसमें एक 32 और एक 24 है, तो इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो ये आधा हो जाएगा, यहां से यहां 32 तो यहां तक 16, यहां से यहां 24 तो यहां तक 12। अब ये तो आपको पता चल ही जाएगा ना। तो अब सीधा बोलिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ये तो आपका समकोण त्रिभुज बन गया। तो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट। तो अब जल्दी से इसका रूट चढ़ा दीजिए। तो कर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब जल्दी से इसको आप ये कर दीजिए, सॉरी बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ना ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर। अब जल्दी से इसको आप लिखिएगा तो 16 का स्क्वायर 256, इधर 144, 6 4 10, 5 4 9 1 10, 2 1 3 1 4। तो ये हो गया आपका 400। 400 का रूट निकालिएगा 20। तो परिमाप आपको मालूम, ये भुजा मालूम हो गया, तो परिमाप 4 इंटू ए यानी 4 गुने भुजा, तब 20 × 80 ऐसे भी बोल लेंगे। तो भूल गए तो उससे आप टेंशन नहीं लेंगे। वेरिएबल टर्म भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से कर लीजिएगा। आइए समलंब चतुर्भुज, इसमें कंडीशन बहुत कम बनता है समलंब में। करा एक समलंब चतुर्भुज का समानांतर भुजा का अनुपात 3:5 है। तो समलंब चतुर्भुज जो बनता है ना, वो इस डिजाइन में होता है। बोले ये दोनों भुजा समानांतर और ये दोनों भुजा असमानांतर। आप कहेंगे कि सर क्या ऐसा ये नहीं बन सकता है डायग्राम? ऐसे भी तो बन सकता है। बोलेंगे ये दोनों समानांतर है, ये दोनों असमानांतर है। असमानांतर का मतलब होता है कि जब 2 गो भुजा है तो सभी जगह दूरी बराबर है तो समानांतर है। ये दोनों में देखिए, यहाँ पर दूरी कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो बराबर नहीं है।
तो ये भी तो समलंब है, ये भी समलंब है। लेकिन पूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद पता चलेगा कि क्या दिया हुआ है भाई, क्या किस तरह से डायग्राम बनाना है। तो पढ़ते हैं। एक समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा का अनुपात 3:5 है, उसके बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समानांतर भुजा में से छोटी भुजा की लंबाई क्या है। अब आप कैसे भी बना दीजिए, दोनों वाला चलेगा। यह समानांतर है और दो भुजा समानांतर, किसी भी तरह का ही चलेगा। नामकरण करिए या ना करिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोले कि समलंब चतुर्भुज के समानांतर भुजा, मान लेते हैं ये 5 के अनुपात में, निश्चित करेंगे तो 5x ये 3x। कहिएगा कि सर आप इसको निश्चित क्यों किए, तुलना करके क्यों नहीं बनाए। तो प्यारे क्षेत्रफल जो होता है उसमें 1/2 इंटू समानांतर भुजा का जोग गुने ऊंचाई, तो बीच में प्लस आ गया, फिर गुना करेंगे तो रेशियो से तो डायरेक्ट होगा नहीं, इसलिए इसको निश्चित करना पड़ा। तो हम लिख दिए ये बड़ा वाला 5x है, छोटा वाला 3x, और बीच की दूरी आपका दिया हुआ है 12। तो पूछ रहा है, कह रहा है हम लोग अपने हिसाब से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 इंटू समानांतर भुजा का जोग यानी 5x 3x यानी 8x, 1/2 इंटू समानांतर भुजा का जोग गुने ऊंचाई, तो यह क्षेत्रफल हो गया। हम लोग के अनुसार, प्रश्न के अनुसार दिया हुआ है 384। ये हम बोल रहे हैं इतना, प्रश्न बोल रहे हैं इतना, दोनों तो उसी का, इसलिए दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब जल्दी से काट दीजिएगा। तो ये हो गया 12 3 36, 2 बचा, 12 दूनी 24, और 2 से कटेगा 4 है, 4 से कटेगा 4 8 32, तो x का वैल्यू आ गया 8। अब जो भी आपसे पूछ ले, तो समानांतर भुजा में से छोटी भुजा की लंबाई, छोटका है 3x, ये आपसे पूछ रहा है, तो x का वैल्यू 8 रखेंगे तो 8 3 24, इस तरह से हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। जल्दी से आप बना लेंगे 24 सेंटीमीटर, इस तरह से कर पाएंगे। फिगर ड्रॉ करना कोई जरूरी नहीं था, रेशियो दिया हुआ था, निश्चित कर दिए, बस काम खत्म है। फिगर ड्रॉ करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, लेकिन समझने के लिए आपको, ताकि समझ में आ सके, हम फिगर ड्रॉ कर दिए। अगला प्रश्न छाप लिया ना। ये प्यारे एग्जाम में बराबर रहता है, ये वाला बराबर रहता है, एग्जाम में आते रहता है। करा एक समलंब चतुर्भुज, एक समलंब चतुर्भुज कि समानांतर भुजाएं क्रमशः 58 तथा 42 मीटर है। ये वाला आपका 58 मीटर है, बड़ा है ये, और ये वाला आपका 42 है, ये आपका 42 है। शेष दो भुजाएं बराबर है, तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर है, तो ध्यान दीजिएगा ये बराबर है। तो अब यहाँ पर समझना है कि ये और ये लंबाई में बराबर है। हम अगर इसको ऐसे मिला दें तो हम बोले ये आपका एक समानांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये और ये भी बराबर होगा, और ये तो ये और ये बराबर, तो ये दोनों भी बराबर। अब इसको हम यहाँ से मिला दें तो दो बराबर भुजा के बीच से अगर सामने वाला पर लंब डालते हैं तो ये भी समद्विभाजित हो जाता है। तो जितना ये है उतना ये है, इसलिए उतना ये भी है। तो हम बोले अब इससे लंब डाले थे, समद्विभाजित हो गया, दो बराबर भाग में बंट गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये समानांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये बराबर और ये बराबर, तो यहाँ से यहाँ तक भी आप बोलिएगा कि पूरा लंबाई 58, तो यह है 42, तो ये भी आपका होगा 42। अब यहाँ से यहाँ 58, यहाँ से यहाँ 42, तो यहाँ से यहाँ कितना होगा
ये भी आप बता सकते हैं। तो 58 में से 42 घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो 8 में से 2 घटाइए 6, 5 में से 4 घटाइए 16। अब हम बोले ये भी तो 2 बराबर भाग में बट गया। हम बोले इस पर लंब डाले तो जितना ये उतना ये, तो ये 16 है यहां से यहां तक, तो ये 8, तो इधर भी 8, तो ये हो गया आपका 8। अब बोलिए यहां से यहां तक है 8, तो ये ऊंचाई अब निकाला जा सकता है। बोले 90 डिग्री है और ये वाला आपका प्रश्न में कह रहा है कि तथा इनमें से प्रत्येक भुजा 17 है, यानी ये वाला आपका लंबाई दिया हुआ है 17। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला एक कर्ण है, तो कर्ण दिया हुआ, आधार दिया हुआ, तो ये आपको पता चल जाएगा। ऊंचाई हम h मान लिए, तो h बराबर हो जाएगा √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। तो 289 में से 64 घटा दीजिए। हम बोले 289 में से 64 घटा दीजिएगा तो हो गया 225 यानी 15 ना। अब बोलिए ऊंचाई हमें मालूम हो गया 15, तो ऊंचाई मालूम और ये वाला समानांतर में से प्रत्येक की लंबाई मालूम, तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समानांतर भुजा का जोग, यानी 58 + 42, ऐसे लिख देते हैं 58 + 42, 1/2 इंटू समानांतर भुजा का जोग गुने ऊंचाई। ऊंचाई हमें मालूम हो गया 15। तो इस तरह से कर लेंगे, ये एग्जाम में बराबर आते रहता है। आपको ट्रिपलेट याद होगा, अगर ये 17 है तो ये 8 है और ये 15 हो जाता है, क्योंकि एक भुजा बड़ा वाला भुजा का वर्ग शेष अन्य 2 भुजा के वर्ग के जोगफल के बराबर होता है। तो ये आपका 17 है तो ये 8 है तो ये 15। ट्रिपलेट याद होगा बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग को नहीं याद होगा तो निकाल लीजिएगा। ट्रिगोनोमेट्री में ट्रिपलेट कैसे जल्दी से निकालते हैं वो तरीका आपको सिखाएंगे, तो आप जल्दी से, अगर याद ना भी रहेगा तो ऐसे आप एक मालूम है तो दूसरा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए हो गया। नेक्स्ट एक लिख रहे हैं पीडीएफ कैसे मिलेगा सर, उनका जवाब दीजिए। ऑफलाइन ओपन है क्या? बिल्कुल प्यारे, ऑफलाइन तो चल रहा है, ऑफलाइन चल रहा है। चलिए हो गया। आइए सेक्शन एफ। इधर आप परसेंटेज में बहुत अच्छे से पढ़े थे बाबू, अब इधर आपको बनाने की जरूरत हमें नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए बताते हैं। इधर बहुत सिंपल है, बहुत छोटा है, परसेंटेज में खूब पढ़े थे लंबा चौड़ा इसको। करा दे किसी सम चतुर्भुज के विकर्ण को 15% से तथा दूसरे एक विकर्ण को 15% से और दूसरे विकर्ण को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगा? तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो बोले एक विकर्ण में 15% की वृद्धि और दूसरा विकर्ण में 10% की वृद्धि, तो क्षेत्रफल में कुल कितने % की वृद्धि? तो दो राशि गुना के रूप में है तो फॉर्मूला लगेगा, तो आप सीखे थे x + y + xy बट्टा 100%, ये वाला चीज आप सीखे थे और रेशियो से भी सीखे थे। तो इधर 1/2 है, इससे मतलब नहीं है, केवल ये देखना है कि दोनों गुना में है तो ये रूल अप्लाई होगा। तो आपको लिखना भी नहीं है, क्योंकि तो आपको पता है कि सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण गुना में है तो ये रूल लगेगा। अब रूल लगेगा तो जल्दी से कैसे बोलिएगा? तो लास्ट से चलने के लिए बोले थे, राइट टू लेफ्ट। तो 15 × 10, 15 दहे 150, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1, 15 10 25 1 26, तो डायरेक्ट बोलेंगे कि 26.5%। ये डायरेक्ट फॉर्मूला के लिए सिखाए थे। अगर डायरेक्ट नहीं जान रहे तो आराम से लिख लेंगे 15 + 10 + 15 × 10 बट्टा
100, लेकिन कैलकुलेट करने के लिए सिखाए थे कि राइट टू लेफ्ट चलते हैं, तो सीधे 15 गुने 10, तो 15 दहे 150, 2 बट्टा 100 है, तो 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 1, 15 10 25 है 1 26। रेशियो से अगर करेंगे, कभी कभी फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, तो रेशियो से करने का जरूरत पड़ेगा। इसमें हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि परसेंटेज में प्यारे आपका अंधाधुन क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा अति हो गया था, बहुत क्वेश्चन दिया हुआ था, तो वहां पर सब सीखे हुए थे। तो यहाँ पर केवल आपको ये बता देना था कि ऐसे रहता है, इसलिए 2-4 गो क्वेश्चन डला गया है, लेकिन इसका जरूरत नहीं था क्योंकि वहां पढ़े हुए थे। रेशियो से करेंगे तो 15% का मतलब होता है, बोलिए 5% 1/20, 15% 3/20, तो बोलिए पहले से था 20, 3 बढ़ गया तो हो गया 23। इधर 10% का मतलब 1/10, तो पहले से था 10, वृद्धि हुआ 1 तो हो गया 11। अब इससे कितना परसेंट ज्यादा, तो ये निकाल लेंगे इस तरह से, तो ये आप सीखे हुए थे। तो सिंपल रहे तो फिर रेशियो में बदलने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा। फ्रैक्शन में रहे तो रेशियो लिख के करिएगा। तो अब बोलिए, करा एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि करने पर बने आयत का क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी। तो देखिए, वर्ग का सभी भुजा बराबर होता है, वर्ग के सभी भुजा बराबर होता है। अब ये इसमें हम बोलेंगे कि लंबाई ये है, चौड़ाई ये है, तो सभी भुजा तो बराबर होता है, लेकिन कह रहा है कि लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 40% तथा 30% वृद्धि किया जाए। तो लंबाई में 40% और चौड़ाई में 30% वृद्धि करेंगे तो लंबा हो जाएगा थोड़ा सा ज्यादा ये, और चौड़ा होगा आपका। तो अब बोलिए दोनों ये भुजा और ये भुजा बराबर नहीं रहा, इसलिए अब ये वर्ग नहीं कहलाएगा, आयत कहलाएगा। इसीलिए आगे बोल रहा है कि लंबाई चौड़ाई में 40% 30% वृद्धि करने पर बने आयत, अब वर्ग नहीं रहेगा, अलग अलग वृद्धि किए हैं तो वो आयत बन जाएगा। तो कह रहा बने आयत का क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी। तो अब क्षेत्रफल नापने में कितनी त्रुटि होगी, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 40 गुने 30, तो 4 3 12, 2 अंक के बाद दशमलव हासिल 12 बच गया। 40 30 70, 70 और 12, तो 70 और 12 82, तो आपका आंसर हो गया सीधा 82%। इस तरह से आप बोल दीजिएगा, तो प्यारे ये सब क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। करा एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई नापने में चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो कह रहा है चौड़ाई में कितने % की कमी की जाए। तो लंबाई में 50% वृद्धि किया, तो पहले था 100 और क्षेत्रफल अपरिवर्तित आपसे कह रहा, तो लंबाई में 50% की वृद्धि किया, तो चौड़ाई में कितने % की कमी। तो 50% वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 150। अब हम बोले कि लंबाई का रेशियो, लेकिन इसको चौड़ाई पढ़ सकते हैं, तो इसमें कितना % की कमी कर दें कि कोई परिवर्तन ना हो। तो हम बोले 150 को नीचे, कमी को ऊपर, प्रतिशत में बदलेंगे 100 से, तो 0 से 0 5 3, तो 100/3 यानी 33.1/3 यानी 33.33। नहीं समझे कि दिक्कत है नहीं ना, परसेंटेज में सब सीखे मैं। अब ये वाला देखिए, करा किसी आयताकार खेत के केवल लंबाई में 50% वृद्धि कर देने से क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो हम बोले कि क्षेत्रफल तो आयत का होता ही है लंबाई गुने चौड़ाई, लेकिन केवल लंबाई में वृद्धि किया, चौड़ाई में नहीं किया, तो उतना ही % हो जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 50। कैसे भाई, तो पहले वाला क्षेत्रफल लिखेंगे तो लंबाई गुने चौड़ाई, अब बाद वाला लंबाई तो 50% बढ़ेगा तो 150%, और चौड़ाई तो छोड़ दिया था। तो अब रेशियो लिखिएगा तो L से L, B से B, 0 से 0, 5 3 5 दूनी, तो 2 1 का एलसीएम 2, 2 से गुना करेंगे 2 और 2 से गुना करेंगे 2 2 कैंसिल, तो 3।
अब यहाँ देखेंगे कितना परसेंट की वृद्धि, तो मूल मान को नीचे वृद्धि को ऊपर, तो 1/2 प्रतिशत में बदलना है 100 से, या डायरेक्ट इतना ही से बोलिए 50%, तो हो गया। तो जब दो राशि गुना के रूप में हो और केवल एक ही राशि में आपको परिवर्तित किया जाए तो गुणनफल में कोई परिवर्तन, जैसे हम बोले जितना परसेंट बढ़ा है तो गुणनफल में उतना ही परसेंट की वृद्धि होता है। अब दोनों में वृद्धि होगा तो रूल लगाना पड़ेगा, x + y + xy गुने 100%, तो ये वाला रूल होगा। 3 गो रहेगा तो 3 गो वाला रूल, 4 गो रहेगा तो 4 गो वाला रूल लगाना पड़ेगा। इस तरह से हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आ जाइए। करा एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाती है तथा उसकी चौड़ाई 3 गुनी। लंबाई आधी कर दी जाती है, एक सेकंड ध्यान दीजिए, तो चौड़ाई 3 गुनी कर दिया, उसका क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा? तो हमें क्षेत्रफल का रेशियो लिखना है, ये पूर्व वाला और एक कमी करने के बाद यानी वर्तमान वाला, ये है आपका वर्तमान वाला। तो एक आयत की लंबाई आधी कर दी जाए तो पहले से मान लेते लंबाई 2 था, 1 कर दिया, तो लंबाई का रेशियो कह रहा था चौड़ाई 3 गुना कर दिया, तो पहले चौड़ाई 1 था, अब 3 कर दिया गया, तो लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का रेशियो हो गया 2:3। इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ? तो 2 वृद्धि को ऊपर प्रतिशत में बदलिएगा 100 से, तब हम बोलेंगे 50% की वृद्धि। 2 से कट गया 50, या 1/2 का मतलब 50%, और वृद्धि हो रहा है तो बोलेंगे 50% की वृद्धि होगी। इस तरह से डायरेक्ट बोल दीजिएगा। अब 100 से गुना नहीं करना चाहिए, परसेंट आप सीख गए हैं तो उतना करने की जरूरत नहीं है। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट किया है, ध्यान दीजिए। करा एक आयत की चौड़ाई a तथा लंबाई b है। एक आयत की चौड़ाई a, लंबाई b है। चौड़ाई 20% कम कर दिया जाए तथा लंबाई 10% बढ़ा दिया है तो वर्तमान क्षेत्रफल क्या होगा? तो प्यारे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो बोलिए चौड़ाई a है और लंबाई आपका b, ये पहले वाला है। अब है जो चौड़ाई 20% कम कर दिया तो ये 80% हो गया, और लंबाई 10% बढ़ा दिया तो ये 110% हो गया। तो ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, दोनों को गुना कर दिए तो क्षेत्रफल हो गया। तो यही वाला वर्तमान का तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो परसेंट हटाएंगे बट्टा 100 के लिए, 1 शून्य यहाँ और 1 शून्य यहाँ, और ये परसेंट हटाएंगे तो बट्टा 100 अभी होगा ही, तो हो जाएगा a × b, 11×8 = 88, बट्टा 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 88 या 2 अंक के बाद दशमलव यानी 0.88 AB, तो आपका आंसर हो गया a। इस तरह से आप आंसर दे दिए। नेक्स्ट, एक लिख रहे हैं बफरिंग कर रहा है, एक लिख रहे हैं मेरे मोबाइल पे तो वीडियो अच्छा से चल रहा है, नेट खत्म हो गया होगा। वैसे रात में है जो गड़बड़ है, मॉर्निंग में रहता तो सबका नेट अच्छा रहता। नहीं अच्छा, अब तो बैच खत्म करके खत्म होगा। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट, प्यारे बाद में आप देख लीजिएगा नेट खत्म हो गया तो, लेकिन हाँ एक चीज माइंड में हमेशा रखिए, कल कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए आज का चीज आज ही फिनिश हो जाना चाहिए, कल का चीज कल, नहीं तो फिर कल 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 करते करते बोझ हो जाएगा, जो अच्छी बात नहीं है। आइए आगे, इधर रास्ता वास्ता से रिलेटेड है। कर एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई, रास्ते का क्षेत्रफल सीखे थे। यदि आयताकार बाग के अंदर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता हो, मान लेते हैं x चौड़ाई का रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका था अंदर से रास्ता है
तो 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x, बाहर से है तो 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x। अगर दो रास्ता एक दूसरे के लंबवत काटता हो तो x इंटू एल प्लस बी माइनस एक्स, ये आप सीखे थे। और इसी को रिलेट करके हम लोग स्क्वायर वर्ग में भी आपका रास्ता निकालना था, तो ये आप सीख गए थे। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे ही समझाने के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, समझने के बाद तो आपको कुछ करना नहीं है। कह रहा है एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। लंबाई 7 के अनुपात में है और चौड़ाई 4, डायरेक्टली लिखिए। लंबाई 7 के अनुपात में है और चौड़ाई 4 के अनुपात में है। इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता, ये बाहर से चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता, इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, इधर से भी 4, चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता का क्षेत्रफल 416 वर्ग मीटर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, तो मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब प्यारे रास्ते का क्षेत्रफल होता है 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x या माइनस 2x, वो अंदर बाहर के आधार पे प्लस माइनस होता है। जिसमें बीच में प्लस है तो ये आपको डायरेक्ट तुलना करेंगे, और एक भुजा जो दिया हुआ ये निश्चित राशि है इसलिए आपको दिक्कत होगा। तो अब इसको निश्चित कर देते हैं, निश्चित करके बनाइएगा, समझना आसान रहेगा। तो हम इसको 7 के और इसको मान लिए 4 के, लंबाई 7 के चौड़ाई 4 के है। तो अब आगे कह रहा है इसके बाहर चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो आयताकार बाग के बाहर से है। तो हम लोग रास्ते का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ इतना, और हम लोग जानते हैं रास्ते का क्षेत्रफल 2x, x का वैल्यू 4 है, 2x इंटू एल प्लस बी यानी 7×4 11 एल प्लस बी। और बोलिए बाहर से रास्ता है तो रास्ते का, तो बाहर से रास्ता है तो प्लस 2x यानी 2 गुने 4। हम बोले रास्ते का क्षेत्रफल प्रश्न में दिया हुआ 416, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x इंटू एल प्लस बी और प्लस 2x। प्लस यहाँ इसलिए कि बाहर से था। तो अब जल्दी से सॉल्व करिएगा। तो 8 से ये कटेगा, 8 पंचे 40, 1 8 दूनी 16। अब ये 4 दूनी 8 इधर आके घट जाएगा, तो 52 में से 8 को घटाइएगा तो 44 बचेगा, और उधर 11 के, 11 से कटेगा 4 बार, तो के का वैल्यू आ गया। अब जो भी आपसे पूछेगा कर लीजिएगा। तो आपसे पूछ रहा लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई तो यहाँ 4 रखेंगे, 7 चौ 28, चौड़ाई तो 4 चौ 16, तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़े। तो ये कमेंट बार बार वहां क्यों आ जाता है? वो ओ अच्छा लिखते हैं इसलिए। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? नहीं छापा है? छापिए छापिए 1 सेकंड के अंदर, जल्दी छापिए। मेंसुरेशन आराम से पढ़ने वाला चीज है, मेंसुरेशन ज्योमेट्री। अलजेब्रा ट्रिगोनोमेट्री तो मान फटफट रखिए, उड़ाते चलिए। 29 नहीं समझे? अब्दुल जी आप बता दीजिए, वहां लिखने में ध्यान नहीं दिए तो आपको बता देना चाहिए था। चलिए फिर से समझा देते हैं। 29 में क्या था भाईजान, नहीं समझ पाए? 29
ये इसमें समझना क्या है? ये तो कुछ ही नहीं है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टा 100%। ये तो फार्मूला परसेंटेज में सीखे थे, इसमें तो कुछ समझने का चीजें नहीं है। अगर नहीं समझ में असर पटकिए दीवार पे, समझ में आ जाएगा। इतना छोटा चीज के लिए पूछने की जरूरत है? परसेंटेज कितना लंबा चौड़ा पढ़े थे, लगता है कम से कम 1.5 महीना चला होगा, नहीं चला था? इतना लंबा आप परसेंटेज पढ़े हैं बउआ, उसके बावजूद भी 1.5 महीना से कम परसेंटेज नहीं चला होगा। नहीं 30-31 क्लास, तो 31 एक महीना में तो 30 ही क्लास ना थी, 20 एवरेज होता है। कैसे? क्योंकि सैटरडे संडे तो बंद रहता है, तो एक सप्ताह में सैटरडे संडे, एक महीना में 4 गो आता है सप्ताह, तो एक सप्ताह में 2 दिन, तो 4 सप्ताह में 8 क्लास बंद, यानी 22 क्लास। 22 में एक आध दो पर्व त्योहार एवरेज जोड़िएगा ना, तो महीना में 20 क्लास एवरेज चलता है, तो 20 क्लास तो 1.5 महीना लगभग हो गया। नहीं तो इतना लंबा चौड़ा के बाद आप भला परसेंटेज का छोटा चीज, ये गलत बात है बउआ, आप जरा अच्छे से करेंगे। करा एक आयताकार प्लॉट की परिमिति 340 मीटर है। एक आयताकार प्लॉट की परिमिति 340 मीटर है। उसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च क्या होगा? समझने के लिए डायग्राम बना रहे, नहीं तो डायग्राम की जरूरत नहीं है। करा एक आयताकार प्लॉट की परिमिति इतना, उसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ा पेड़ लगाना है जगह पर। ये बाहर में पेड़ लगाना है, ये 1 मीटर है, इधर से भी 1, इधर से भी 1, इधर से भी 1। फिगर ड्रॉ करना जरूरी नहीं था। अब इसका परिमाप किसका? आयत का। तो आयत का परिमाप होता है 2 × L + B, और इसका वैल्यू आपका दिया हुआ है 340। अब कह रहे इसके बाहर चारों ओर 1 मीटर चौड़ी जगह पर पेड़ लगाने का खर्च क्या होगा? तो इससे L + B निकल जाएगा ना, तो काट दीजिए इससे, तो ये आपका हो जाएगा 2 से 1 बच गया यहाँ 1 7, तो 170 L + B निकल गया। और रास्ते का चौड़ाई आपका दिया हुआ है, तो हम बोले कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो 2x, x का वैल्यू 1 है, इंटू L + B यानी 170, L + B + 2x, क्योंकि बाहर से रास्ता है, तो 2 × 1। ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया, ये रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया। और कह रहा है कि पेड़ लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना होगा? तो अब हम बोले 1 वर्ग मीटर में 10 रुपया, तो इतना वर्ग मीटर में तो इतना गुने 10, तो आपका आंसर हो जाएगा इतना रुपया। जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 170 2 × 2 172, 172 गुने 2 तो हो गया 2 करेंगे गुना, तो 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 हासिल 1, 2 × 2 1 3। देखिए इतने हैं ना, एगो 0 बैठ जाएगा, ये गुना होगा तो आपका आंसर हो गया 3440। तो ये आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक हरियाणा से लिख रहे हैं, सर हम आपके यहाँ कोचिंग लेना चाहते हैं। प्यारे हरियाणा, दिल्ली से भी बहुत सारे लोग, ये तो लॉकडाउन में आप लोग जाने ना, इससे पहले भी लोग दिल्ली से, लॉकडाउन से पहले भी बहुत सारे लोग आते थे पढ़ने के लिए। मैथ पढ़ते थे फिर चले जाते हैं। ऑफलाइन में पढ़िएगा तो उसका तो अलग मजे है, वो दुनिया आपको अलग नजर आएगा। जो ये दुनिया है इससे वो दूर दुनिया है, वो अलग दुनिया आपको मिलेगा। ऑफलाइन के लिए तो हम शुरू से अभी तक हमेशा बोलते हैं कि ऑफलाइन का कंपेयर मेरा ऑनलाइन का वो 10% के 20% के बराबर आप नहीं कर सकते। ऑफलाइन का अलग दुनिया, ऑनलाइन का अलग दुनिया है। लेकिन ये भी दुनिया आपका सही है, इसको पढ़ के आप रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट में कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल रिजल्ट देंगे। हाँ, लेकिन सेट प्रैक्टिस आप कर लेंगे उसके बाद। लेकिन ऑफलाइन में तो ज़बरदस्ती हम बनवाते हैं,
तो उसमें तो दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। मौका मिले कभी, अगर जॉब हो गया तो ठीक है, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लोग आते हैं तो हम पूछते भी हैं कि पटना में रहने में अच्छा लग रहा है, तो सब लोग पटना में आते हैं तो लोग रम जाते हैं, कहते हैं सर इतना आनंद आता है ना कि अपना गांव में बोलते हैं कि उस तरह का मन नहीं लगता जितना लोगों को मन लगता है यहाँ। तो सब लोग पटना में आते हैं तो पटना एक अलग चीज़ है। जैसे होता क्या है कि सेल्फिश टाइप का बड़े बड़े शहर में लोग होते हैं, जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में स्टूडेंट सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं, टीचर भी सेल्फिश टाइप के लोग होते हैं। बैच लिए बस इतना दिन में ख़त्म कर दिए, पैसा जमा कर दिया, स्टूडेंट काम खत्म, वो होता है। लेकिन पटना है जो बिहार का राजधानी, यहाँ तो हर डिस्ट्रिक्ट टाउन से बिहारों से लोग रहते हैं, बाहर के भी लोग रहते हैं। तो यहाँ पर है लोग अलग ढंग के लोग रहते हैं, सब घुल मिल के रहते हैं। तो इसलिए लोगों को यहाँ रहने में और जगह के अपेक्षा आनंद आता है ज़्यादा। कोई भी स्टूडेंट है तो लगता है कि हम यहीं रहे सब दिन, इस टाइप का लोग बन जाते हैं। तो ऐसे आप सुने होंगे पटना सबसे गंदा शहर है, तो वो गंदा है अपने जगह पे। होता क्या है कि आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ। अब जिसके वजह से अब लॉज है तो एक गो लॉज में 400-400 स्टूडेंट रहते हैं। अब खाना बना, कचरा आया, ये वो आया, तो सब जाते हैं रोड पे जहाँ कचरा फेंकाता है, फेंक दिए। तो पता चला कि अब जो भी उधर से गुजरेगा तो पहाड़ जैसा ढेरी बन जाता है, तो लगता दिखता है कि वहाँ गंदा है, वो चीज़ हो जाता है। ऐसा थोड़ा है कि हर जगह पर ही गंदा रहता है, वो बात नहीं है। तो ऐसे लोग बोलते हैं कि पटना गंदा शहर है, लेकिन रहने में यहाँ इतना अच्छा लगेगा। और ऐसा नहीं है कि गंदा, वो जो बोले कि कचरा का ढेरी लग जाता है तो एक जगह पर अपना ढेरी बन गया, फिर गाड़ी वाला आया ले गया। गाना सुने होंगे कचरा वाला, कैसे गाड़ी वाला कैसे आया है कचरा, हाँ गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालो, तो लोग रास्ते में सब निकाल के फेंक देते हैं रोड पर, गाड़ी वाला का इंतजार नहीं करते। यहाँ गाना चलता है गाड़ी पे, गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकालो, तो लोग पहले ही निकाल के फेंक देते हैं, तो गंदा होता है। लेकिन यहाँ रहने में आपको इतना आनंद आएगा ना। लोग अलग अलग भाषा सीख के यहाँ पढ़ने के लिए लोग आते हैं। गुजरात, सोचिए कि वहाँ का भाषा है गुजराती, लेकिन वहाँ उधर से भी लोग आ जाते हैं। महाराष्ट्र, केरल जो शिक्षा का क्षेत्र में सबसे अच्छा माना जाता है, तो जनरल कंपटीशन के लिए केरल वाले भी आपको पटना में आएंगे ना तो कहेंगे है विश्वास ही नहीं होगा कि केरल से लड़का आता है यहाँ पढ़ने। लेकिन दुनिया भर के आपको मिल जाएंगे, हर लौजे में मिल जाएंगे लोग। तो जनरल कंपटीशन के लिए तो पटना गढ़ है। जो जानते हैं वो लोग पहले भी आते थे बाबू, अब तो धीरे धीरे और लोग जान गए हैं और यूट्यूब पर एगो पॉपुलर हुए हैं यहीं से, तो और भी लोग जान गए। लगता है टाइम हुआ कि नहीं, अभी हो गया। चलिए ये सब आगे आप बना लीजिएगा, फिर बाकी अगले क्लास में चलेगा। चलिए जाइए, आज भर इतना ही। गुड नाइट।